नैन्सी पेलोसी से पहले भी कई अमेरिकी अधिकारी और अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य ताइवान जा चुके हैं, लेकिन नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से ही चीन इतना क्यों चिढ़ रहा है कि वो अमेरिका से युद्ध के लिए भी तैयार है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह नैन्सी पेलोसी का प्रोफाइल और चीन के प्रति उनकी पुरानी नीति है। यानी उसकी तकलीफ दरअसल नैन्सी पेलोसी को लेकर बहुत ज्यादा है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर हैं और ये पद अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद तीसरे नंबर का सबसे प्रतिष्ठित पद होता है। नैन्सी पेलोसी ताइवान की स्वतंत्रता की समर्थक हैं और वो ताइवान में चीन की दखलंदाजी का लगातार विरोध करती रही हैं। अपने राजनीतिक करियर में पेलोसी ने कई बार चाइना के लोकतंत्र समर्थकों से मुलाकात की है। यही नहीं, मानवाधिकार के हनन के आरोप में वो चीन में ओलंपिक खेलों के आयोजन का भी विरोध करती रही हैं। उन्होंने 2008 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से चीन में समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की मांग की थी और इस वर्ष भी पेलोसी ने बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स के बहिष्कार की मुहिम चलाई थी और अमेरिका ने विंटर ओलंपिक्स का राजनयिक बहिष्कार भी किया था। नैन्सी पेलोसी चीन में वीगर मुसलमानों का मुद्दा भी जोर शोर से उठाती हैं, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता और बार बार इस खबर को भी हम बारीकी से समझाते हैं। वैसे बीजिंग के तियानमान स्क्वायर पर कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस तरह से प्रदर्शनकारियों का दमन किया था, उसे लेकर नैन्सी पेलोसी काफी आक्रामक रही हैं। यानी नैन्सी पेलोसी लगातार चाइना पर हमलावर रही और इसलिए नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा चीन को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। और अब हम आपको चीन के अत्याचार की वो घटना भी जरूर दिखाना चाहेंगे जिसके विरोध की वजह से ही नैन्सी पेलोसी चीन की आंखों में खटकती हैं। जून 1989 यानी कि आज से करीब 33 वर्ष पहले बीजिंग के तियानमान स्क्वायर पर लोकतंत्र बहाली के समर्थन में बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए थे। कम्युनिस्ट नीतियों का विरोध कर रहे ये छात्र लोकतंत्र लागू करने और चुनाव की मांग कर रहे थे, लेकिन चीन की सेना ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे निहत्थे नागरिकों के सामने टैंक उतार दिया और इन लोगों पर जमकर फायरिंग की गई। ये कार्रवाई में हजारों प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की बातें भी कही जाती है। यानी इसे चीन के उस बर्बर चेहरे के तौर पर दिखाया जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रूरता नजर आई। अब आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में ये युवक चीनी सेना के एक टैंक को रोकने की कोशिश करता दिख रहा है। इस युवक की तस्वीर सामने आने के बाद तियानमान स्क्वायर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और इस युवक को टैंक मैन भी कहा जाने लगा। और यह तस्वीर इस बात को बताती है कि किस तरह का विरोध दरअसल चाइना में ही वहां की नीतियों को लेकर शुरू हो चुका था। और इस घटना के 2 वर्ष बाद यानी वर्ष 1991 में नैन्सी पेलोसी चीन पहुंची। पेलोसी वहां अमेरिकी कांग्रेस के 2 अन्य सदस्यों के साथ पहुंची थी, परंतु उन्होंने अपने ऑफिशियल रूट को छोड़ दिया और वो तियानमान स्क्वायर पहुंच गई थी। इसके लिए उन्होंने चीन के अधिकारियों और वहां की सरकार से किसी तरह की अनुमति भी नहीं ली थी। और वहां तियानमान स्क्वायर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां एक बैनर भी लहराया और इस बैनर पर एक लाइन लिखी थी। उसमें लिखा था, जिन्होंने चीन में लोकतंत्र के लिए जान दे दी। नैन्सी पेलोसी ने वहां लोकतंत्र के लिए मारे गए लोगों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ कुछ पत्रकार भी थे, लेकिन चीन की पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। चीन के विदेश मंत्रालय ने तब भी पेलोसी की निंदा की थी और ये वीडियो नैन्सी पेलोसी ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है। इस वीडियो में आप 31 साल पुरानी वो घटना देख सकते हैं और अब पेलोसी 31 वर्ष बाद ताइवान पहुंची और एक बार फिर वही किया जिससे चीन सबसे ज्यादा चिढ़ता है।
由此产生的一切后果都由美方和台独分裂势力负责，我们说到做到。至于你关心的具体的反制措施，我可以告诉你的是，该有的都会有，有关措施将是坚决、有力和有效的。美方和台独势力他们会持续感受到的。Please rise. Ladies and gentlemen, the President and the Speaker have arrived. Proudly to be led by a woman president. That's an applause line. And now, more than ever, America's solidarity with Taiwan is crucial, and that is the message we are bringing here today. The world faces a choice between democracy and autocracy. America's determination to preserve democracy here in Taiwan and around the world remains ironclad. तो नैन्सी पेलोसी का ये दौरा चीन को बेहद चुभ रहा है, लेकिन अब आप ये जानना चाहते होंगे कि क्या नैन्सी पेलोसी के इस दौरे से ताइवान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नैन्सी पेलोसी तो अपना दौरा खत्म कर दक्षिण कोरिया पहुंच चुकी हैं और अब चीन ताइवान ही नहीं, अमेरिका को भी सबक सिखाने की सीधी चेतावनी दे रहा है। यानी सीधे सीधे अब वो अमेरिका पर निशाना साध रहा है और चीन ने ताइवान के चारों तरफ एक बड़ी नेवल ड्रिल करने की घोषणा की है और चीन का नौसैनिक बेड़ा ताइवान को घेर चुका है और लगातार चीन यहां पर कोशिश ये कर रहा है कि ताइवान पर किस तरह से दबाव और बढ़ाया जाए। ये नेवी ड्रिल 4 अगस्त से 7 अगस्त तक की जानी है, यानी 4 दिनों तक चीन एक तरह से ताइवान को समुद्र में पूरी तरह से घेर कर रखेगा। आप इस मैप में भी इसे देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से चीन के युद्धपोतों ने ताइवान की घेराबंदी कर रखी है। और सिर्फ यही नहीं, चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के हाईवे क्षेत्र के चारों तरफ उड़ान भर रहे हैं और चीन ने इस पूरे क्षेत्र को नो फ्लाई जोन भी घोषित कर रखा है, यानी यहाँ पे उड़ान भरना मना है। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल भी स्पष्ट ये मत समझिए कि चीन मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पर ताइवान को सबक सिखाना नहीं चाहता है। उसकी चाहत यही है कि ताइवान को कैसे सबक सिखाया जाए और वो ताइवान को बिल्कुल अलग थलग कर देना चाहता है। चीन का ये घेरा इतना कड़ा है कि चीन की मर्जी के बिना ना तो वहां कोई आ सकता है और ना ही वहां से बाहर कोई जा सकता है। यानी चीन ने दबाव बनाने की जो अपनी पूरी रणनीति है वो और भी ज़्यादा चाक चौबंद तरीके से बड़ी कर दी है और कड़ी कर दी है। वैसे चीन नैन्सी पेलोसी के दौरे के पहले से ही ताइवान और अमेरिका को धमकाता रहा है। वो लगातार सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी दे रहा है, इसलिए चीन की तरफ से टारगेटेड मिलिट्री एक्शन की आशंका भी बढ़ गई है और इसी आशंका को देखते हुए अभी लगातार सबकी निगाहें बस चाइना के अगले कदम पर हैं। 彻头彻尾的闹剧，美方打着所谓民主的幌子，在干着侵犯中国主权的勾当，而台湾的蔡英文之流抱着美国的粗腿不放，背弃民族大义。 2049 में सीपीसी यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने वाले हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उस समय तक चीन को दुनिया की सुपर पावर बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और उनकी इस रणनीति में ताइवान को चीन का हिस्सा बनाना भी शामिल है। लेकिन नैन्सी पेलोसी के इस दौरे ने एक तरह से अलार्म बटन दबा दिया है और अब जिनपिंग ताइवान पर अपना शिकंजा और तेजी से कसने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। शी जिनपिंग पहले ही कह चुके हैं कि वो ताइवान के मुद्दे को अगली पीढ़ी को नहीं सौंपने देना चाहते हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि अब चीन ताइवान पर कोई निर्णायक फैसला भी ले सकता है। ये फैसला किसी बड़े हमले की शक्ल में भी हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरा मामला चीन और अमेरिका के बीच युद्ध के तौर पर बदल सकता है। यानी ये तनाव की स्थिति उस वक्त और ज़्यादा
जंगी तस्वीर के रूप में हम सबके सामने आ सकती है। हालांकि इस स्थिति के लिए ताइवान और अमेरिका दोनों ही अपनी तैयारी बढ़ा रहे हैं। नैन्सी पेलोसी के दौरे से पहले ही अमेरिका अपने 4 युद्धपोत इस क्षेत्र में तैनात कर चुका है और इसमें अमेरिका का एयरक्राफ्ट करियर USS रोनाल्ड रीगन भी शामिल है और इस विमान वाहक पोत पर F-16 और F-35 जैसे बेहद खतरनाक लड़ाकू विमान तैनात हैं। ये विमान कई तरह की मिसाइलों और दूसरे हथियारों से लैस रहते हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिकी युद्धपोत और सबमरीन खतरनाक मिसाइल दागने में भी सक्षम है, यानी इनके पास ये कैपेबिलिटी है, ताकत है, सक्षमता है कि वो ऐसे बड़े मिसाइलों को दाग सके। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ताइवान भी चीन की तरफ से होने वाले किसी भी तरह के हमले से निपटने की तैयारी कर रहा है। ताइवान ने कुछ दिन पहले ही समुद्र में बड़ा सैन्य अभ्यास किया था और इस अभ्यास में वहां की राष्ट्रपति साई इंग वेन खुद भी शामिल हुई थी और उन्होंने पूरी तैयारियां खुद वहां बैठ कर देखी थी। और इस ड्रिल का मकसद भी चीन से होने वाले किसी तरह के समुद्री हमले को नाकाम करना बताया गया था। ताइवान की एयरफोर्स भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और वो F-16 के साथ मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों से लगातार अपने हवाई क्षेत्र की निगरानी भी कर रही है। अब यदि चीन इस क्षेत्र में किसी प्रकार की सैन्य कार्रवाई करता है और तो वो किसी बड़ी झड़प या युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। इस बात को भी अब तैयार रहने की और समझने की जरूरत महसूस की जा रही है और इन सब से अधिक नुकसान दरअसल ताइवान को ही उठाना पड़ेगा। ये स्थिति भी लगभग बनती नजर आ रही है। अब हम आपको चीन की रणनीति के बारे में भी बताएंगे और ये रणनीति करीब 2300 वर्ष पुरानी एक किताब पर आधारित है। द आर्ट ऑफ वॉर नाम की ये पुस्तक ईसा से करीब 300 वर्ष पहले लिखी गई थी और इसे चीन के एक महान सैन्य कमांडर सुन जू ने लिखा था। और कहा जाता है कि चीन आज भी सुन जू की इन्हीं रणनीतियों के अनुसार अपनी नीतियां तय करता है। हम आपको उसी पुस्तक द आर्ट ऑफ वॉर में लिखे कुछ टिप्स दिखाएंगे और बताएंगे कि चीन किस तरह उन्हें फॉलो करता है। सुन जू ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो चाइना की स्ट्रैटेजी है, यानी जिस रणनीति पर जब आप मजबूत हो तो कमजोर दिखो और जब कमजोर हो तब आप मजबूत दिखो, यानी ये जो फिलॉसफी है चाइना इसको फॉलो करता है और यही कोशिश वो लगातार करते हुए ये दुनिया के सामने अपनी मजबूती और दिखाने की कोशिश कर रहा है। वैसे उसकी पूरी कोशिश रहती है कि वो दुश्मन को भ्रमित करता रहे और ऐसी कई रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जिसमें ये बताया गया है कि चीन अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है और ऐसा इस टाइप का स्टंट भी चीन लगातार LAC पर भारत के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा के वीडियो जारी कर दिखाता रहा है जिसमें उसकी सेना बेहद शक्तिशाली दिखाई जाती है। हालांकि ये भी साबित हो चुका है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा वीडियो है और वो ऐसा सिर्फ दुश्मन पर दबाव बनाने और उसे डराने के लिए करता है। इसी तरह सुन जू कहते हैं, उनकी जो अगली फिलॉसफी है जिसको चाइना लगातार फॉलो करता है कि बिना लड़े ही शत्रु पर अपना नियंत्रण कर लेना ही युद्ध का सबसे अच्छा तरीका है, जो चीन की विस्तारवादी नीति में साफ साफ नजर आती है। चीन आज भी सुन जू की इस नीति पर चल रहा है। वो युद्ध के बजाय ऐसे तरीके अपनाने की कोशिश करता है जिससे उसका प्रतिद्वंदी बिना युद्ध लड़े ही पीछे हट जाए। इसके लिए वो धमकाने के साथ अपनी आर्थिक ताकत का भी प्रयोग करता है। सुन जी की एक और नीति ये कहती है जिस पर चाइना लगातार अपने आप को आगे बढ़ाता है, उसके मुताबिक युद्ध के समय मजबूत की जगह कमजोर लक्ष्य को पहले निशाना बनाना चाहिए और चीन यही कर रहा है। अगर चीन के लिहाज से देखें तो नैन्सी पेलोसी ताइवान से जा चुकी हैं और चीन के लिए अमेरिका से भिड़ने से कहीं ज्यादा सरल ताइवान से टकराना है। तो क्या चीन इस नीति को फॉलो करेगा? और अगर वो ऐसा करता है तो इसका अर्थ युद्ध भी हो सकता है। द आर्ट ऑफ वॉर की एक और पंक्ति है,
हु विशेस टू फाइट मस्ट फर्स्ट काउंट द कॉस्ट। यानी इस वॉर की स्ट्रैटेजी और नीतियों को लेकर, यानी अगर आप युद्ध लड़ना चाहते हैं तो आपको पहले उसकी कीमत की भी आकलन कर लेनी चाहिए, यानी कीमत भी पहले आंक लेनी चाहिए। और इसी नीति के तहत स्पष्ट है कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो यह युद्ध आर्थिक लिहाज से भी चीन पर काफी भारी पड़ेगा। और चीन की अर्थव्यवस्था फिलहाल बहुत अच्छी स्थिति से नहीं गुजर रही है। चीन में लोग अपने पैसे ना निकाल सकें, इसलिए बैंकों के बाहर टैंक तक तैनात करने पड़े हैं। तो सुनजू के इस मंत्र के लिहाज से चीन इस समय युद्ध का विकल्प शायद नहीं चुनेगा।